लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और उसी जनता का फैसला धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। और इस फैसले से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक आंकलन सिर्फ और सिर्फ भारत 24 पर आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी। और आयुष, जो तस्वीर सामने आ रही है, कहीं आशा, कहीं निराशा, कहीं खुशी, कहीं गम और कहीं जीत का गणित भी चल रहा है, आंकड़ों का खेल भी जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। खरगे के आवास पर पहुंचे जयराम रमेश, लगातार बैठकों का दौर दोनों तरफ शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके आवास पर पहुंचे मीडिया प्रमुख जयराम रमेश, ये बड़ी और अहम जानकारी। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए, उनका तारुफ एक बार फिर से करा दें। एसएन सिंह साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक और शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे ही, किस गुणा गणित के तहत इंडिया ब्लॉक अपनी उम्मीदें देख रहा है? देखिए, मुझे लगता है एक गुणा गणित तो जनता ने तय कर दी है और जनता ने यह भी तय कर दिया है कि उनका मंगलसूत्र भी सुरक्षित है, उनकी टोटी भी सुरक्षित है, उनका कमरा भी सुरक्षित है और सुरक्षित है उनकी भैंस भी। तो मुझे लगता है कि आज जनता ने बता दिया कि किस तरह से बेबुनियादी मुद्दों को दरकिनार करके जनता ने अपने मुद्दों पर वोट डाला है। और उसके अपने मुद्दे हैं बेरोजगारी, उसके अपने मुद्दे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और महंगाई की क्या बात करूँ, आज सुबह की चाय भी महंगी हो गई, सुना है 2 रुपये तो दूध पे महंगा हो गया, टोल टैक्स भी बढ़ गया और लगे हाथों इन्होंने बिजली भी बढ़ा दी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो मुझे लगता है कि जनता जिस तरह से कराह रही थी उसका जवाब उसने वोटों में दिया है। आप देखिए किस तरह से 400 का जो नारा था उसका नारा ढीला हो चुका है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब पूरी बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया है। और जिस तरह की नीतियां भारतीय जनता पार्टी लेकर आई और जिस तरह के जो है एक तरह का काला कानून किसानों पर थोपा गया, महिलाओं की बात नहीं सुनी गई, जब वो महिलाएं अपनी दरकार लेकर दिल्ली में आई तो उन्हें घसीटा भी गया। वहीं उसी तरफ देखिए जब बेरोजगारों पर किस तरह से लाठी चढ़ी और बेरोजगारों का जिस तरह से पेपर लीक हुआ, वो सारी चीज़ें मिलकर आज ये दिखाती हैं कि जनता ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, जो उनकी विघटनकारी नीतियां थी, वो सब दरकिनार करती हैं। लेकिन इस चुनाव किसी तरह के जुमले में नहीं फंसे, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। 328 और मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले कभी इतने कम सीटों पर कब कांग्रेस पार्टी ने कंटेस्ट किया हो। मैं सर्वेश पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी। इस चुनाव में जो बड़ी बातें हैं और जो खास तौर पर विपक्ष की तरफ से मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव रहा, महंगाई और वो तमाम मुद्दे, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो जिसको लेकर के विपक्ष ने बहुत जोर शोर से प्रचार किया, क्या ये उसी के इर्द गिर्द ये पूरा जो परिणाम आ रहा है ये बता रहा है कि चुनाव में यही मुद्दे रहे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जनता है वो मुद्दों को देख के, और महंगाई का जो मुद्दा था वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा। अगर खास के यूपी की बात करें तो यूपी में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, फिर उस पर भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी राज्य, केवल यूपी या बीजेपी शासित राज्यों में ये मामला नहीं है, बाकी के राज्यों में, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे भी पेपर लीक होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जनता को समझा दिया, मुद्दे जनता समझ भी गई, तो आज स्थिति उल्टी होनी चाहिए थी। जो इंडिया अलायंस है उसकी सरकार बननी चाहिए थी, ना कि एनडीए जो है कंफर्टेबल जो है 272 के आंकड़े से ऊपर चल रहा है। और कमोबेश स्थिति अब ये आ गई है, 3 बजे का आंकड़ा है और ऑलमोस्ट यही ट्रेंड सेट हो जाते हैं और ऊपर नीचे 10-5 सीटों का होगा। तो यहाँ पे बीजेपी को जो देखिए, बीजेपी 240 सीटों पे अभी दिखा रहा है, जिसमें से 3 सीटें उनकी जीत ली गई है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ, और बाकी पे लीडिंग है। तो बीजेपी अब अपनी रणनीति में अलग तरीके से आएगी, क्योंकि आप देखिए वाजपेयी सरकार जब थे एनडीए था, उसके बाद 2014 में फुल बहुमत में बीजेपी थी, 2019 में फुल बहुमत में थी। हम यहाँ पे ये बार बार बात कर रहे हैं कि यूपीए 1 यूपीए 2, उसमें कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी था। 150 से 146 सीटें यूपीए 1 में था। कांग्रेस जो संविधान की बात कर रही है, संविधान की हत्या, 42वां संविधान संशोधन इस भारत के संविधान पे एक काला धब्बा है। उससे बड़ी संविधान की हत्या और कुछ हो सकती है? इमरजेंसी, उससे बड़ी संविधान की हत्या और कुछ हो सकती है? ये बार बार बात कर रहे थे कि चुनी हुई चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया। लालू यादव भी चुना हुआ चीफ मिनिस्टर था, जो सबसे बड़ा घोटालेबाज निकला। कांग्रेस के समय ही वो जेल गया था, कांग्रेस के समय ही उस पर केस चले थे।
तो जो चीज इन्होंने अपने समय में सारे कुछ कर लिया, आपको याद होगा 1980 की बात, जब कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी तो 9 राज्यों की सरकार को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो स्टेट जो लोकसभा में उस तरह का रिजल्ट नहीं आया था। जी, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, इसलिए इनकी सरकार को कर दे। संविधान की हत्या तो तब हुई थी, अभी न तो संविधान की हत्या हो रही है, सभी को अपने बात रखने का है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, ये आज सुबह से लेके कल तक पवन खेरा जिस लहजे में बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आज वही ईवीएम, वही इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये 52 सीट से 99 सीटों पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पर जवाब लेंगे। लेकिन शैलेंद्र जी, बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या जो एक्स्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच था बीजेपी का, उसने भी डेंट किया है? चाहे वो इंदौर की बात की जाए, सूरत की बात की जाए, 400 पार का नारा, ये तमाम ऐसे पहलू थे जिसमें बीजेपी एक्स्ट्रा अग्रेसिव दिख रही थी और उसको उम्मीद भी थी कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी दिखा है? इसका मेरा मानना ये है कि स्पष्ट मानना है इसका मेजरली उनको डेंट हुआ है, नुकसान हुआ है। हुआ क्या कि 400 पार के नारे से जो उनका अपना कार्यकर्ता था फर्स्ट सेकंड फेज में, जो वो सुस्त पर बैठ गया, वो सुस्त बैठ गया। उन्होंने कहा चलिए जो हमारी तो सरकार बनने जा रही है, जो उनको मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी। तीसरे फेज ऑनवर्ड जब लगा कि नहीं ये चीज़ें उस मुताबिक नहीं जा रही, तो उस नारे पर थोड़ा जो नियंत्रण किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दूसरा, विपक्ष के द्वारा, स्पेशली कांग्रेस के द्वारा 400 पार वाली स्थिति में इस तरह प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया कि ये लोग 400 इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर या जो राजस्थान के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, जब 2 दिन के बाद पूरी एनालिसिस होगी, तो जो शेड्यूल कास्ट का भी जो वोट है वो अच्छी खासी संख्या में जो ट्रांसफर हुआ, वो लोग भ्रमित हुए। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए इनके खिलाफ मैंडेट होता तो इनकी संख्या जो बीजेपी की वो आपके 150 से भी नीचे होती। जो नहीं तो वो जब राशन वाली बात करते थे, लाभार्थियों वाली बात कर रहे थे, तो उसमें भी क्या सेंधमारी हो गई इंडिया ब्लॉक की तरफ से? देखिए इस एजेंडे के तहत जाहिर सी बात है, अगर सेंधमारी नहीं हुई होती तो वो परिणाम अलग दिखाई देते। और जो क्लोज कॉन्टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इस इशू की वजह से लोग जो है दिग्भ्रमित हुए हैं और वो कहीं ना कहीं परिणामों में दिखाई दे रहा है। और राज्य बार अगर हम आप देखेंगे पूरे देश में, तो स्थितियां काफ़ी जो बदली हुई हैं। और ऑन दी अदर हैंड मेरा ये मानना है कि इसमें इंटरनेशनल सिनेरियो का भी इम्पैक्ट है। वो इसलिए है कि जिन राज्यों के अंदर माइनॉरिटी वोट्स डिसाइसिव उसमें थे, आप देखेंगे एनालिसिस आएगी, उन लोगों ने जो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूं, जो आपका असम का, काफ़ी जो है पोलस्टर्स और सब ये बात कर रहे थे कि असम में बीजेपी की टैली जो है पहले से इंप्रूव होगी, लेकिन नहीं हुई। 2 या 3 सीट का नुकसान है वहाँ। सेम बंगाल के लिए वेस्ट बंगाल में हुआ। जो ऑन दी अदर हैंड आपका उड़ीसा में 1-2 इनका थंपिंग मेजोरिटी आ रही है, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उधर आंध्रा में भी इनको लाभ मिल रहा है, केरला में इनकी एंट्री हो रही है। जो है तमिलनाडु में भी आप देखेंगे वोट परसेंट इनका बहुत ही डिसाइसिव उसमें आएगा। क्या कम से कम दक्षिण में जो क्षत्रिय पार्टी है उनको साथ में रखना बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद साबित हुआ? इसे हम आगे चर्चा करेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं लौटूंगी आपके पास। एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएन साहब, क्या हो गया देखते देखते? अब क्या बड़ी चुनौती ये नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एनडीए के जो तमाम घटक हैं उनको इंटैक्ट रखा जाए? खबर तो ये भी आई कि सम्राट चौधरी पहुंचे थे नीतीश कुमार से मिलने, वो खाना खाने चले गए, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है भाई, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आज देश में सर्वाधिक समय तक विपक्ष में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी रही, लेकिन मुद्दों की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद का अलग जगाती है, और जहाँ जहाँ सरकार में रहती है विकास का कार्य करती है। धैर्य रखिए। हम तो कह रहे हैं कि जनता ने इस लायक किया कि कम से कम विपक्ष आज मानने तो लगे, थोड़े देर के लिए वो लड्डू वड्डू खा ले, हम भिजवा रहे हैं, तो ये माने कि ईवीएम कुछ नहीं करता है, जो करती है जनता जनार्दन होती है। और हम तो हमेशा जनता को जनार्दन मानते हैं, सर आंखों पर लगाकर चलते हैं। तो जनता ने जो कुछ भी सम्मान दिया, सम्मान सहित हम उसको स्वीकारते हैं। और आप देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या ऐसा रहा कि जो 10 साल का बहुमत की सरकार बनने जा रही है, विजय रथ था, उस पर एक ब्रेकर तो लगा है। आप इसको इस तरीके से देखिए ना। आप देखिए कि पहली बार देश में तीसरी बार कोई सरकार रिपीट कर रही है, जिसकी सरकार थी उसी की सरकार बनने जा रही है। 2014 में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कांग्रेस का सर नीचे पैर ऊपर हो गया था, जनता ने इस आधार पे उनको पहुंचा दिया था।
आज अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद संख्या के आधार पे एक और सवाल आपकी इजाजत से लेना चाहूंगा। ऐसा सब इन नतीजों में कई जगह आपको बहुत दिक्कत भी हुई है। यूपी में, बंगाल में इलेक्शन कमीशन से, केंद्रीय जो भी चुनाव आयोग है उसके पदाधिकारियों से, अधिकारियों से कोई शिकायत इन आंकड़ों के बाद बंगाल में या यूपी में आपकी? नहीं, देखिए, हमेशा जनता को सर्वोपरि मानना चाहिए और आपका कर्तव्य बनता है कि आप लक्ष्य का निर्धारण करिए, सुंदर प्रयास करिए, परिणाम जनता देती है। और हम, जनता ने जो भी परिणाम दिया बहुत सुंदर, सार्थक, अच्छा परिणाम दिया। हम विपक्ष की तरह आलोचना नहीं कर सकते हैं कि वो तो सरकार ईवीएम हैक कर ले रही है और सरकार लोकतंत्र, तो जो लोग लोकतंत्र को गाली देते थे, आपके जिम्मेदार चैनल पर आज देश की जनता देख रही है कि लोकतंत्र को कौन गाली देता है, कौन झूठी आवाज उठाता है, कौन लोकतंत्र की हत्या करता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सराखों पर तीसरी बार बैठाने का कार्य अगर कोई करने जा रहा है तो देश की जनता कर रही है। अगर कोई एक मुद्दा एक स्टेट में, मध्य प्रदेश में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, आप कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश से उठाएंगे तो मुझे लगता है बिहार भी सटा राज्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश की भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण वो मिलता जुलता है। अगर किसी मुद्दे पर हमको उत्तर प्रदेश में नहीं वोट मिला तो मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं काम किया। सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल हमने शासन किया और अगर उसके बाद भी अगर हम सरकार बनाना जा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता ने नकार दिया? देखिए, मुझे लगता है कि इनको अपनी बातों पे रहना चाहिए। इन्होंने 400 पार